रुचि once again on the Queen Show. I'm so ready for this live क्योंकि ये बहुत अवेटिंग लाइव था। और आज हमारे गेस्ट है मिस्टर योगेश कुमार स्ट्रेट फ्रॉम बिहार एंड ही इज जस्ट वन मैन आर्मी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ आपको पता चलेगा, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो अछूता रहा हो, वो खुश ना हो, एक्साइटेड ना हो और नए नए उन्होंने इन्वेंशन ना किया हो। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। आप अपने क्वेश्चंस एकदम रेडी रखना क्योंकि आज बहुत सारी इनोवेटिव बातें होने वाली है। तो लेट मी जस्ट सेंड हिम द रिक्वेस्ट। सर मैंने आपको सेंड कर दी है, प्लीज जॉइन अस। तो आज तो मतलब कमाल धमाल सब होने वाला है तनु, है ना? Of course, होना भी चाहिए। Yes sir, you have joined, but we are not able to see you. Yes sir. There is some camera Hello. issues because he's audible. सर हमें आपकी आवाज आ रही है? Yes, it is now visible. Welcome you sir. Good evening. थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा चूंकि अब इंस्टा पे मैं बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं हूँ तो थोड़ी टेक्निकल इशू हुई है। कोई नहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं सर, वी ऑल आर लर्निंग एंड इट्स परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी परेशान करता है, बट यू लुकिंग सो फ्रेश, मतलब एकदम से इतने एनर्जाइज लग रहे हो आप। मुझे आपको देख के और मैं एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि आपने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। लेकिन फिर भी हम लोग शुरू करते हैं। तो आपकी शुरुआत होती है गांव से, जहां पर आपने अपनी इनिशियल एजुकेशन ली। उसके बाद आप हॉकी से जुड़ गए और बने इतने बेहतरीन प्लेयर कि आपने खुद एक अपनी हॉकी की आर्मी खड़ी कर दी। फिर एक ट्रेजेडी हुई, लेकिन उसके बाद सर ने हिम्मत नहीं हारी और फिर वो बन गए कोच। और कोच बनने के बाद उन्होंने ऐसे प्लेयर्स निकाले लाइक अजितेश, राइट? उन्होंने हॉकी टीम में जाके अपनी जगह बनाई, बहुत नाम कमाया। सर का भी एज अ कोच बहुत ज्यादा नाम हुआ उसके बाद। और सर ने उसके बाद ये ठान लिया कि हॉकी मेरा पैशन है और हॉकी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और सबको, यानी कि खास करके हमारी जो लड़कियां हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है और कोचिंग के पैसे नहीं होते, मोर देन 50 गर्ल्स तनु, 50 लड़कियों से ज्यादा बच्चों को सर ने, जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको ट्रेन किया और उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिली इसके बाद। कैन यू बिलीव इट? द चेंजेस, आई मीन फैमिली पूरी सर ने पूरी बदल कर रख दी। सर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आर्ट, क्राफ्ट, जुगाड़, इनोवेशन, मैं बोलूंगी इंटीरियर डिजाइनिंग। जब गूगल एलेक्सा हमारी लाइफ में नहीं थी, लेकिन सर हमारी लाइफ में थे। एंड बिहार इज सो ब्लेस्ड टू हैव हिम क्योंकि उन्होंने अपना पूरा घर स्मार्ट होम बना दिया, पूरी किचन, पूरा मेन डोर। मैंने वो वीडियोस देखे हैं, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बालकनी, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं वो, बहुत अच्छे गार्डनर हैं, होम गार्डन उनका बहुत अच्छा है एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। कैन यू बिलीव? मतलब यू नो दे प्लांट्स डोंट नीड मैन, वो खुद से वर्क करते हैं, खुद ही उनमें पानी आता है, तो उनको आपकी कोई जरूरत नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट में क्यों? क्योंकि इन्होंने जब अपने जुगाड़ पर काम करना शुरू किया और इन्वेंशन स्टार्ट की, तो इन्होंने हैंडीकैप्स के लिए भी बहुत काम किया और उनको सिखाते भी हैं। उनके जो रेगुलर यूज की चीजें होती हैं उनको भी वो बनाना सिखाते हैं। फोटोग्राफी का फील्ड भी इनसे अछूता नहीं है क्योंकि इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो ये बहुत सारे ग्रुप्स में भी हैं। एक रोबोट भी इन्होंने घर बैठे बैठे बना दिया। कैन यू बिलीव इट? रोबोट वो इतने हाई लेवल पे गया कि इसरो और डीआरडीओ के मॉडल्स के साथ वो रोबोट रखा गया था। और इनकी बेटी, अब क्योंकि ये इतने टैलेंटेड है तो बच्चे तो टैलेंटेड होंगे ही क्योंकि घर से ही सबसे पहले सीखते हैं। और 38,000 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का वहां पर कंपटीशन था एंड शी गॉट फर्स्ट प्राइज, मतलब छात्र विश्वकर्मा प्राइज उन्हें मिला है। और बैक इन 1996 इंडिया टुडे का एक डॉक्यूमेंट्री हुआ था जिसमें सर को भी उन्होंने कवर किया था और सिर्फ 4 लोगों को उन्होंने कवर किया था, राइट? भीड़ में चमकते चेहरे, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री एंड सर वाज देयर। कुकिंग का भी शौक है एंड एट द लास्ट आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ मिस जरूर कर रही होंगी, लेकिन सर ने एंकरिंग भी की है।
मिस्टर धनराज पिल्ले को इन्होंने इंटरव्यू किया है दूरदर्शन पर। तो इतना लंबा जो इंट्रोडक्शन है अब तक का हमारे गेस्ट का सबसे लंबा इंट्रोडक्शन सर आप ही का है। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू विद अस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ट्रू, ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यू है। आई एम श्योर तुमने कुछ ना मिस किया हो सुरुचि। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे थे। इट वाज लाइक देयर इज अ आर्मी ऑफ पीपल और तुम हर एक की अचीवमेंट गिना रही हो। सर्वगुण संपन्न है सर, मैं कह सकती हूँ, राइट? ये सर्वगुण संपन्न इनके लिए कहा जा सकता है। सर इतनी सारी अचीवमेंट्स है, मतलब मेड रोबो बना दिया, स्मार्ट होम गार्डन, हॉकी, पोइट्री, कैमरा से भी आप अछूते नहीं है। मतलब इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, कैसे किया आपने, ये सब हम जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले, इन अचीवमेंट से पहले कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही है, आई मीन आपकी स्टडीज, आपके सोशल लाइफ, आपका जो भी रहन सहन जो भी था, आप कहाँ से कैसे बढ़े, कैसे आइडियाज आए। आप क्रिएटिव है, लेकिन क्रिएटिविटी को सही तरीके से यूज करना वो भी अपने आप में एक कला है। तो वो ये सब कुछ हमें बताइए, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में डिटेल थोड़ा सा दीजिए। देखिए, मेरा जो बेसिक एजुकेशन जो है ना वो गांव से था, रूरल एरिया से। और शुरू में लगता था कि यार थोड़ा पढ़ाई लिखाई मिल गई, अगर अच्छा एजुकेशन मिलता तो शायद और बेहतर करते। लेकिन जब अब देखते हैं तो लगता है नहीं, मेरा जो नेचर था ना वो बंद के रहने वाला नहीं था। और अगर शायद यहाँ पे अच्छे स्कूलिंग में आते तो वो किताबी कीड़ा बन के रह जाते। और वो जो जितने फील्ड में हम इंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली ये मेरा जुनून है, पैशन है, नई चीज, ऑलवेज नया कुछ करना हो, तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। और सबसे बड़ा बेनिफिट आज बहुत दिन बाद जब हम देखते हैं तो मेरे को ये लगा कि ठीक है, थोड़ा पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुआ, बट हॉकी में जो मैं अच्छा कर पाया, वो गांव का जो एक रहन सहन होता है, वहाँ का खान पान, तो वो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। नदी में तैरना, वो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके बच्चों को नहीं बताना चाहिए। आपके बच्चे तो ऐसे भी खुद बहुत सीरियस होते हैं पढ़ाई के लिए, बट उस समय स्कूल बंक करके दिन भर नदी में तैरते रहना, डोल पात खेलना, कुश्ती लड़ना, गुल्ली डंडा खेलना, ये सब जो गांव का चीज था, वो चीज बाद में हमको बहुत फायदा हुआ जब हम स्पोर्ट्स में आए, हॉकी में स्पेशली। और हॉकी की शुरुआत भी अचानक हॉकी से नहीं हुई, जाहिर सी बात है, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी उस समय भी थी, तो शुरुआत क्रिकेट से ही हुई। बट एक घटना घटी और उसके वजह से फिर हॉकी में आ गए। तो ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को, मतलब वो एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो गया। शुरू में दिक्कत हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर गए। और वहां से जो कुछ मिला वो आज भी हमको, अब आपको शायद नहीं महसूस हो रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं वाग्राउंड से आया हूँ और आपके साथ यहाँ जुड़ गया, शायद उसी ड्रेस में। अरे वाह। तो वो अभी भी बना हुआ है वो चीज। नहीं सर, कुछ चीजें अच्छी बात है। बिल्कुल, कुछ चीजें स्कूल हमें सिखाना भूल जाता है, कुछ चीजें हम स्कूल से नहीं सीखते हैं, वो हमें इंटरनली आती है। आपके चेहरे का जो ग्लो है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमको दिख रही है। एंड सर कैसा लगता है इतनी सारी अचीवमेंट्स एक ही मतलब आप इकलौते इतनी सारी अचीवमेंट्स कर बैठे हैं, आपको कैसा लगता है? हम इसको अचीवमेंट नहीं मानते, ये मेरा हॉबी है। हम इसको एंजॉय करते हैं और उसमें अगर कुछ हो जा रहा है तो अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है कि हर आदमी को अपना एक आइडेंटिटी, अपना पहचान अच्छा लगता है, तो हमको भी वही अच्छा लगता है। लेकिन हम शायद इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। मेरा है कि बस एक तो गांव में जो स्वच्छंदता थी, फ्रीडम था, वो एक नेचर में आ गया। तो आज भी क्या कि कुछ प्लान करके हम नहीं करते। कुछ चीज ऐसी है जहां मजबूरी होती है, जैसे जॉब है, परिवार है, वो देखना है, तो वहां पे हम बंधे हैं। और बंधे हैं मतलब ऐसा नहीं कि मजबूरी पे काम कर रहे हैं। ऑडिटिंग से रिलेटेड मेरा जॉब है, तो हम उसको भी अपना इंजॉय करते हैं, क्योंकि नए जगह पे ऑडिट के लिए जाना, नए लोग से मिलना, नया तरह का चैलेंजिंग काम होता है, तो हम उसको भी इंजॉय करते हैं। साथ में कैमरा होता है, जब मौका मिला
तो बहुत कम लोग को देखते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, तो मेरे को जॉब सेटिस्फैक्शन भी है। तो वो भी, उसको भी हम हॉबी बना लिया अपना। वो मेरे लिए बंधन नहीं है, लेकिन नौकरी के अलावा हम कभी बंद के नहीं रहे। जब जो मन में आया, जब जो जी किया उसको हम जिए हैं, भरपूर जिए हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें भी पड़ी हुई है पाइपलाइन में कि ये करना है वो करना है, और देखें क्या क्या कर पाते हैं। आइडियाज आते गए और आप इम्प्लीमेंट करते गए उनको। हाँ, आइडिया आया, बस थोड़ा सा मेरा एक ये था ना कि चीजों को वक्त के हिसाब से बदलते भी चले गए। जैसे आज भूमिका बदलती है ना, बहुत अर्ली एज में, जिस साल हम ऑफिस ज्वाइन किए अपने, उसी साल डिपार्टमेंटल टीम की तैयारी चल रही थी। एक यंग लड़का था, बिगनर था, उसके स्टिक से मेरे आई में बहुत मेजर एक इंजरी हुई। तो जैसे फिर चश्मा आ गया, जाहिर सी बात है चश्मा पहन के आप हॉकी नहीं खेल सकते। तो हो सकता है कि हम निराश होकर छोड़ देते और फिर दूसरे फील्ड में अपने आप को हम डाइवर्ट करते। लेकिन हॉकी से मेरे इतना ज्यादा लगाव था, जुनून था, कि हम हॉकी में अपना चेंज कर लिया अपना रोल। ठीक है, एज ए प्लेयर हम नहीं सक्सेस कर सकते थे, ज्यादा आगे नहीं खेल सकते थे, हम कोच बन गए और उस फील्ड में फिर यही होता है तनु, वंस अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आप फील्ड, कोर्ट, ग्राउंड नहीं छोड़ सकते, नो मैटर व्हाट, आपको क्या करना पड़े, बट आपको वहां पे रहना है। तो आई कैन इजीली कोरिलेट विद दिस। या हम यंग जनरेशन को भी ये कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स में जो एक चीज मिलता है ना, जो बोलते हैं हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो एक आदत बन जाती है। आप देखेंगे ना कि अब एक मैच के लिए गए किसी टूर्नामेंट में, फर्स्ट मैच हार गए, कोई बात नहीं, सेकंड मैच है ना, तुरंत उस हार को भूल के हम लोग दूसरे मैच की तैयारी में जुट जाते हैं। नेवर गिव अप, रियल लाइफ में क्या जाता है। और रियल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी न किसी स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहिए। वहां जो आपको ये सीख मिलेगी वो रियल लाइफ में भी आपको बहुत काम आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है सर। चलिए सर, जल्दी से आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके घर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही मैं बोलूंगी फास्ट फॉरवर्ड मॉडर्न घर है आपका, ये आपने कैसे कर दिखाया। और दूसरा सवाल मेरा, जब गूगल एलेक्सा आई इस पूरी दुनिया में, तो आपको नहीं लगा कि आपका नाम होना चाहिए था, और एलेक्सा आ गई तो बहने मेरा पेटेंट होना चाहिए था, ऐसा कुछ लगा? मेरे को कभी नहीं लगा, लेकिन हाँ लोग जरूर बोलते हैं कि क्या फायदा, बनाए वो दूसरी कंपनी आके उसको मार्केटिंग कर गई। तो अब हम पहले ही आपको बताइए, ये मेरा हॉबी है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। हम मेरा प्रोफेशन अगर होता तो फिर लगता है कि यार इसका मार्केटिंग हमको करना चाहिए था, आज हम काफी आगे होते। ये मेरा हॉबी है, और बोलते हैं ना कि सब कुछ सीखा मैंने न सीखी होशियारी। तो उसमें जो है ना कि अब बिजनेस छोड़ के मेरे को सब कुछ आता है और हमको इस बात का अफसोस नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि हम बिजनेस के पर्पज से बनाते ही नहीं। हाँ, ये कभी कभी लगता है कि शायद अगर ये जैसे मेरा घर में सिमटा रह गया, बहुत सारी चीज आज भी है जो मेरे घर पे है, इसका फायदा और लोगों को मिलना चाहिए, तो वो उसके लिए तो आपको मार्केट में आना पड़ेगा। तो अब हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरी बेटी है, वो 2 बेटी है हमारी, एक बीटेक करके अभी जॉब कर रही है, दूसरा अभी MBA कर रही है। तो उन्होंने एक कंपनी भी फॉर्म कर रखी है, मेकाट्रॉनिका इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। शायद वो इस चीज को आगे लेके आए, और जो बहुत सारा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आम लोगों को फायदा हो, वो आम लोगों के पास उस कंपनी के थ्रू पहुंचे। नहीं, आपने एक ऐसा कूलर कम एयर प्यूरिफायर और जो वो डिवाइस बनाई है, उसका तो आपका पेटेंट प्रोसेस में है आई गेस। या देखिए, मेरा एक हमेशा से रहा है ना कि बड़े बड़े कामों के लिए बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इसरो है, DRDO है, बहुत सारे IIT में इस तरह के काम हो रहे हैं। तो मेरा सारा फोकस जो होता है ना, वो कॉमन पीपुल का कॉमन नीड। जैसे अभी का जो मौसम है ना, इस मौसम में आप देखेंगे कि ड्राई एयर है, ड्राई एयर में कूलर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और हम लोग जो अपने घर में AC भी यूज करते हैं ह्यूमिडिटी के समय, जब ज्यादा मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है,
तो बहुत सारे, खासकर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की अगर आप बात करें तो जिसका बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है, वहां पे कूलर का यूज डिह्यूमिडिफायर के रूप में हम लोग करते हैं। तो हमको लगा कि इतना बड़ा मशीन, इतना कॉस्टली भी है, इसका पावर कंजम्पशन भी अधिक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आधा एक घंटा एसी ऑन किए, ह्यूमिडिटी कम गया, फिर उसको एसी को बंद कर देते। तो इसके लिए एसी की जरूरत क्यों? और अगर ड्राई एयर है, ड्राई एयर में कूलर काम कर रहा है, तो हम कूलर से काम क्यों नहीं चलाए? तो इन दोनों को मिक्स करके हम एक नैनो कूलर के रूप में इसको डेवलप किए, जिसमें क्या था कि वो सेंसर बेस्ड है कि वो ऑन करने के बाद जब उसको आप ऑन करते हैं तो वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करके वो खुद ब खुद वो अपना मोड चेंज कर लेता है। अगर ड्राई एयर है तो कूलर का जो कंसेप्ट है उस पर वो काम करता है, और अगर ह्यूमिडिटी है तो फिर वो एसी का, मिनी एसी का काम करता है। बहुत एरिया के लिए सक्सेस, बड़े एरिया के लिए वो सक्सेस नहीं है, छोटे रूम के लिए बहुत सक्सेस है। और चूंकि मेरा शुरू से फोकस रहा है पावर कंजम्पशन की बात, हम कहते हैं एनर्जी सेविंग मॉडल के रूप में अपने घर को डालना है, तो जाहिर सी बात है अगर अब बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा तो फिर तो एसी है ही। उसके लिए हम क्या, वो जो मेरा नैनो कूलर का जो कंसेप्ट है वो सोलर पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। और लास्ट ईयर उसमें कोविड के बाद उसमें हम इसको एयर फिल्टर के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे गर्मी के बाद बाकी समय आप उसको एयर फिल्टर के रूप में यूज कीजिए। तो ये क्या था कि डिमांड था, वो रिक्वायरमेंट था मेरा, तो उसके हिसाब से हम उसको डेवलप किए। और सर आप इतने कमाल के इंजीनियर हैं या इन्वेंटर हैं, मैं क्या बोलूं आपके लिए, मुझे तो एक शब्द ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आप साइंटिस्ट भी मेरा मन करता है आपको बोल दूं। तो आपकी जैसी डिमांड होती है और आप कुछ ना कुछ घर में ही कुछ ऐसा रेडी कर देते हैं कि वो मतलब यूनिक एकदम प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसा क्या, मतलब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको जब ऐसा थॉट आता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना चाहिए, तो वो कब आता है? कोई पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर स्पेस है आपका जहाँ पे आपको ऐसे आइडियाज आते हैं, या ऐसे ही कभी भी क्लिक हो जाता है आइडिया? ज्यादातर जितना भी प्रोडक्ट कहिए उसको, या जो भी मेरा इस फील्ड में काम है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से। जैसे होता है ना कि अब एक ही रूम में आप, एक सिंगल विंडो है, आप उसपे कूलर लगाइएगा, एसी लगाइएगा, वो प्रॉब्लम आता था। तो हमको लगा क्यों नहीं इसका एक फ्यूजन हो दोनों का। तो रिक्वायरमेंट था। जैसे प्लांट वाला बहुत पुराना मेरा था, प्लांट का जो ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बहुत पहले से मैंने किया था। अच्छा ये बताइए सर, आपके घर के दरवाजे आपकी आवाज सुनते खुल जाते हैं? मतलब अभी तक तो अब है टेक्नोलॉजी ऐसी, बट ऐसे जनरली हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, और आप तो कब से ये सुविधा ले रहे हैं क्योंकि आप ब्लेस्ड है ना? तो आप बोलते हैं खुल जा सिम और आपका दरवाजा खुल जाता है, फैन ऑन, पंखा ऑन, आप टीवी के रिमोट से आप घर के लैंप ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये कैसे कर पा रहे हैं आप? मतलब ये कोडिंग है, क्या है? मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, ये समझाइए थोड़ा सा डीपली। और ये आम लोगों के लिए कैसे अवेलेबल होगा? हाँ, दूसरे लोगों के लिए अपने टीवी के रिमोट का इस्तेमाल करके कब ये सब काम कर पाएंगे? बहुत आसान है, अब तो मार्केट में ये सारी चीजें आ रही है। इसके लिए मैंने अलग अलग एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है ना, एक्सटेंशन बोर्ड, उसमें ये सारा सेंसर बेस्ड डाल के मैंने तैयार किया। करीब करीब 10-15 अलग अलग जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे वो ब्लूटूथ हो, वाईफाई भी हो, IR हो, RF हो, सारी टेक्नोलॉजी पे एक्सटेंशन बोर्ड बना हुआ है। IoT पे है, आप उस एक्सटेंशन बोर्ड को जिससे जोड़ना है जोड़ दीजिए। और रह गई बात खुलजा सिम वाली जो बात आप बता रही है ना, वो तो कोडिंग है, सिंपल कोडिंग है, वो किसी भाषा में आप डाल दीजिए। तो खुलजा सिम वाला मामला जो था ना, बच्चों के लिए था। ओपन डोर तो बहुत सिंपल था, वो उसमें उतना एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अली बाबा और 40 स्टोर वाली जो खुलजा सिम था, तो हमको लगा कि क्यों नहीं इसी को कोड किया जाए। क्या बात है, मतलब आपने उनके लिए पूरा मैजिकल होम बना दिया बच्चों के हिसाब से भी। यस तनु? बच्चों के हिसाब से कितना अमेजिंग है, मतलब तो नाम में भी क्रिएटिविटी है। बहुत जी, ये तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये
ये आपके घर की बात। अब आपने घर के साथ साथ आपने हैंडीकैप लोगों की भी नीड आपने पहचानी, उनके लिए भी आपने बहुत से इन्वेंशंस किए हैं यूजफुल, जैसे ब्लाइंड स्टिक्स आपने उनके लिए बनाई, और साथ ही साथ आप उनको सिखा भी रहे हैं। तो ये आप कैसे कर रहे हैं, मतलब उनकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। देखिए क्या है ना कि इन चीजों को जैसे आप अभी हाईलाइट कर रही हैं, दिखा रही हैं, तो मीडिया वाले कभी कभी घर पे आते हैं और इन चीजों को दिखाए, तो उसी में एक हैंडीकैप लोगों की एक संस्था है, उन लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप हमारे बच्चों के लिए कुछ डेवलप कीजिए। तो एक बैसाखी जो बोलते हैं ना, जिनको पैर से प्रॉब्लम होता है तो वो बैसाखी लेके चलते हैं, तो उस तरह का एक था कि एक बच्चे हमारे पास आए थे कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा देख के कि इतना कुछ तरक्की कर गया है हमारा देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम मतलब चंद्रमा और मंगलयान की बात करते और बेसिक चीज पे लोगों का कंसेप्ट नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आपके कार में, आपके स्कूटी में अगर सॉकर ना हो तो आपकी क्या स्थिति हो जाएगी। सही बात। तो वो जो अभी बैसाखी वो लोग यूज करते हैं, उसमें जो जमीन पे जब वो रखते हैं कंधे के सपोर्ट से उसको, तो उसमें कोई शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी चीज नहीं था, रबड़ का होता है जो बहुत इफेक्टिव नहीं है और बहुत जल्दी टूट जाता है। तो मैंने उसमें क्या किया, एक छोटा सा स्प्रिंग डाल के, बहुत छोटा सा 2-3 इंच का स्प्रिंग डाल के, और उसको जब उन लोगों को मैंने दिया और उनको यूज करने के बाद जब उनका चेहरा देखे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनसे काफी रिलीफ मिला उनको। तो इस तरह का और भी कुछ प्रोडक्ट बनाए उन लोगों के लिए। तो उसी संस्था में एक दिन ये प्रोडक्ट वगैरह का ट्रायल चल रहा था, एक छोटा लड़का था, वो मेरे से पूछा सर क्या मैं भी इस चीज को सीख सकता हूँ, बना सकते हो? हम बोले क्यों नहीं। तो फिर हम बोले कि अगर तुमको सीखना है तो फिर हम तैयार हैं। तो सारे लोग फिर रेडी हुए, फिर और बच्चे इकट्ठे हुए, तो उनको एकदम बेसिक जानकारी मैंने देना शुरू किया, कैसे घर का वायरिंग करते हैं, कैसे अपना छोटा मोटा काम करते हैं, और फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप करते गया। बाद में तो इतना अच्छा लगा मेरे को कि वो अपने नीड का, अपने जरूरत का चीज खुद बना रहे। तो ये मेरा लाइफ का बहुत ही एक अच्छा मोमेंट रहा। हमको लगा कि शायद मेरा जो अनुभव है ये सही जगह पे इसका यूज हो रहा है, और आज भी हम एक्साइटेड है इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से हम अपील करते हैं कि कोई भी संस्था अगर मेरे अनुभव का फायदा उठाना चाहे, मैं एग्री हूँ, 100% हूँ। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेरा जो हॉकी का जो पूरा इतना लंबा कैरियर रहा, कहीं से इसको मैंने बिजनेस नहीं बनाया हो, मेरा ऑनररी था, कोई फी मैंने आज तक नहीं ली। ये बहुत संतोष होता है कि आज हॉकी के बदौलत अगर एक अच्छा जॉब मिला, शोहरत मिली, पहचान बनी, तो हम उसको कभी धंधा नहीं बनाए। तो ये मेरा जो भी इनोवेशन फील्ड में भी मेरे अनुभव का अगर किसी को फायदा लेना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अब तो मतलब पैसे की जरूरत सबको होती है, लेकिन अब सब लोग वर्किंग हैं, हम लोग को बहुत खुशी होती है कि अगर सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, अपने लिए तो जानवर भी कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे से बड़ी चीज ब्लेसिंग्स होती हैं, और ब्लेसिंग साथ में हो तो पैसा छोटा पड़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और आपने इतने लोगों की ब्लेसिंग्स ली है, तो आपको तो कहते हैं ना, जो देने वाला होता है उसके पास हमेशा ही रहता है, वो कभी खाली नहीं होता। तो आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी तो यही इच्छा है। यहाँ से मुझे एक सवाल आ रहा है कि आपको ये जो आपने अपने यहाँ पे सिखाया हैंडीकैप वालों बच्चों को, ये इसकी आप वर्कशॉप भी दे सकते हैं ना ऑनलाइन? ऐसा कोई प्लान है वर्कशॉप देने का? प्लान है उसको करने का। बीच में कोविड के दौरान थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ था, अभी बातचीत चल रही है कि उसको फिर से शुरू करें, और उसको फिर हम लोग ऑनलाइन लेके आए। ऑनलाइन में थोड़ी परेशानी है क्योंकि जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं ना, बहुत तरह के बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वो पैर से और शरीर से लाचार, किसी कोई ब्लाइंड है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि ऑनलाइन उसको कैसे अरेंज करें। बट ये हम लोगों से बात हमारी हुई है कि ये जो संस्थाएं हैं वो आगे आए और फिर उसको जो हम कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, या वहां पर आपको एक ट्रेनर को ट्रेन कर दे, वो ट्रेनर आगे वो उन बच्चों को सिखा सकता है, ये तो करना तो ऐसे। पड़ता है। अगर आप आगे, जैसे अभी हॉकी की बात मैं करूं, हॉकी में आज मेरा एक लिमिटेशन था, एक सर्टेन एज तक ही आप बहुत कुछ एक्टिव रह सकते हैं। तो आज बहुत सारे अलग अलग सेंटर हैं हॉकी के, जहां हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट लोग जिनको मैंने ट्रेन किया था, आज वो कोच बन के अलग अलग जगह पे ट्रेन कर। तो यहाँ भी हमारा इरादा है कि और लोग आगे आए जिनको मैंने थोड़ी भी मदद की है। तो वैसे लोग का एक टीम है मेरे पास जो बहुत डेडिकेटेड टीम है, और उनका मैं मदद लेते रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर भी यही जुनून है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मेरे साथ वैसे कोई लोग नहीं जुड़ रहे हैं जिनको पैसा कमाना है, क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ पे पैसा वाली बात नहीं चल पाएगी। तो ऐसी टीम है हमारे पास। ओके, तो अनु डेविड अनुराग बोल रहे हैं, बिग फैन योगेश सर, आपके आविष्कार काफी वैल्यूएबल है। थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग। थैंक यू, थैंक यू। Om पाठशाला एंड मैनी मोर, वी आर गेटिंग टू मेनी रिक्वेस्ट, तो हम लोग आपको सॉरी वीडियो पर तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि सर के साथ अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर पूछेंगे सर से। यस तनु? बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि जिन लोगों को हैंडीकैप बोला जाता है, सर ने उनको ही इंडिपेंडेंट कर दिया। मतलब कि वो ऐसा था कि उनको दूसरों की हेल्प की जरूरत थी, वो अपनी हेल्प खुद कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सर जितने क्रिएटिव हैं उससे भी ज्यादा अच्छे वो एक इंडिविजुअल इंसान है। द इंटेंशंस आर वेरी प्योर, इसीलिए भगवान आपके साथ है, इसीलिए इतना अच्छा अच्छा सब हो भी रहा है, और आपके साथ हमेशा ही ऐसे ही होते जाए। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे आविष्कार करते रहे। राइट? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। यस तनु। यस, तो सर आप आपकी कुछ पोएम्स भी हैं, आप मतलब पोएट्री पे आ जाते हैं अब, है ना? आविष्कारों की बहुत सारी बातें हो गई। आप पोएट हैं, आप लिखते हैं, आपकी बहुत सारी कोई कविताएं हैं, नॉवेलिस्ट हैं, फोटोग्राफर भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं अगर पोएट्री की, तो कुछ दो लाइनें हो जाए आपकी तरफ से, कुछ अच्छी सी आपकी कविता सुना दीजिए आज। सर की बुक भी आने वाली है, सर की बुक भी आने वाली है तनु, तो मतलब एक लिटरेचर एक ऐसा फील्ड था जो सर ने छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, उसमें भी सर का पूरा पूरा योगदान है। तो हर तरीके से वो समाज के लिए समर्पित है। मतलब तो एज अ ऑथर भी तो इतना क्रिएटिव इंसान कैसे छूता रह सकता है कविताओं से? ये तो मतलब इम्पॉसिबल है। लिखना तो हॉबी है ही, फिर तो ऐसा मान लो। कविता सुनाना तो बनता है फिर तो थोड़ा सा। नहीं, कविता जरूर सुनाएंगे। और उसके पहले मैं आपको और एक दो बता दूं कि कविता के साथ साथ हमारी दो बुक नोवेला के ये शॉर्ट मतलब लॉन्ग स्टोरी के ये वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम उम्मीद करते हैं कि योगा एंड स्पोर्ट्स के बुक पब्लिश होने के बाद बहुत जल्द मैं उसको भी लेके आऊंगा। तो हमको लग रहा है कि उसको शेयर करना बहुत जरूरी है, कि जो मेरा थीम है, दो बुक है, एक का नाम है हरिया। हरिया हरिया जो कॉमन घर में लोगों को बुलाते हैं, वो नाम से ही उस बुक को का मैंने नाम रखा है। उसमें पूरे गांव को मैंने समेटा है। गांव मुझे प्रेमचंद जी की याद आ गई। तो वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे गांव का एक लड़का एक सपना लेके शहर आता है, और यहाँ पे आने के बाद वो फिर दैनिक मजदूर बन जाता है। जो बोलते हैं ना, आजकल आप किसी भी शहर में एक सर्टेन जगह होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ लोकल मजदूर लोग चले आते हैं। किसी को भी लेबर की जरूरत है, वहां पे जाके उनको लेबर चौक हर जगह है। तो मेरे घर के पास भी वो एक इस तरह का जगह था। तो बहुत बार हम ऑफिस के लिए जब निकलते थे तो देखे कि वहां पे कुछ बंदे खड़े हैं, और अगर किसी कारण जल्दी ऑफिस से लौट आए तो दोपहर में भी देख रहे कि वहीं पे खड़े हैं, यानी उनको कोई खरीदार नहीं मिला। तो मेरे मन में हमेशा आता था कि अगर उस दिन उसको कोई नहीं हायर किया, नहीं ले गया, उस दिन उसके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा। मेरे को बहुत परेशान करता था ये चीज की। तो हमको लगा कि इनके बारे में थोड़ा और स्टडी करना चाहिए, जानना चाहिए। तो फिर
मेरे गांव का एक कुछ रियल घटना भी था। एक लड़का था जो मेरे यहाँ बहुत दिन मेरे साथ काम भी किया हम लोग के फैमिली में, और बाद में फिर वो वही लेबर चौक पे जाके वो खड़ा हो जाता था। तो वो पूरा एक जर्नी है कि किस तरीके से एक सपना लेके आता है शहर में, और फिर उसको दैनिक मजदूर बनना पड़ता है। तो शुरू में जब वो स्ट्रांग होता है, हिस्ट पुस्ट होता है, तो सब लोग उसको पिक करके ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई इंजुरी हो गई या उसका एज अधिक हो गया, फिर उसको कोई नहीं पूछता है, जबकि उस समय उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। तुमको लगता था कि अगर कोई सामान बेचने वाला है तो वो घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के दिन रात करके सामान बेच सकता है, लेकिन आप सोचिए अपने को बेचना कितना टफ है। उसमें एक सीन है, एक घटना है उस स्टोरी में कि फॉरेन में तो जिस तरीके से होता है ना कि लोग एक तख्ती लेके हो जाते हैं कि भाई चलो आप हमको हायर करो, उस तरीके से ये भी एक बार कोशिश कर रहा है। तो छोटा कस्बा का लोग है, छोटे शहर का लोग, बच्चे उसको पागल समझ के उस पर उसको ढेला मारे ये कर रहे हैं, तो फिर उसको हटाना पड़ता है। तो बहुत मार्मिक घटना है ना। लेकिन इसके साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज भी है कि कैसे वो लोग छोटे छोटे चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। उसमें एक घटना है, वो उसको एक पुराना साइकिल मिल जाता है ना। उस साइकिल से वो फिर अंडा का दुकान जब ला रहा है, खोल रहा है, तो अंडा लाना उसके लिए आसान हो जाता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो अपने वाइफ को नदी मतलब गंगा नदी में स्नान के लिए ले जाता है, और उस समय वो लगता है कि वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। तो वो छोटे छोटे चीजों में कैसे खुश हो जाता है, ये भी साथ साथ पैरेलल चल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसमें आपको माटी का सुगंध भी मिलेगा, और कुछ जो रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलेगा। दूसरी एक हमारी रचना है, उसका नाम मैंने तर्पण रखा है। तर्पण, वो डेथ होने के बाद जो हम लोग रिचुअल्स करते हैं ना, वो नदी में पानी वानी डालने वाला। एक घटना थी कि गया से आप वाकिफ होंगी, गया बहुत फेमस है, बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो कहते हैं कि वहां पे तर्पण करने से मुक्ति मिल जाती है। तो वो एक सर्टेन समय होता है, इस समय वो पिंड दान के लिए लोग जाते हैं। तो संजोग था कि उसी समय मेरा ऑडिट भी था और मैं गया हुआ था। तो बीच में लंच में मैं कैमरा लेके फोटोग्राफी कर रहा था, और रात में होटल के रूम में सारे फोटो को मैं जब देख रहा था, एक फोटो में मैंने देखा कि एक पेयर है, हस्बैंड वाइफ है, वो लोग जब जल गिरा रहे हैं तो उनके आंख से भी आंसू आ रही है। तो बहुत देर तक उसको देखता रहा मैं। तो और उसी से मेरे को लगा कि यार इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको जीते जी शायद पानी नहीं मिला होगा, और अब उसको जो भी कर रहे हैं शायद उससे उसको क्या मिले नहीं मिले कोई नहीं जानता है। अगर उनको सही समय में, जिस समय उनकी जरूरत होती है, उनको उनका जो रिक्वायरमेंट होता है उस समय वो उसको पूरा करना ज्यादा जरूरी है। हमको लगा कि शायद उनके अंदर कुछ पश्चाताप हो, कुछ गलती उन्होंने की होगी। उसी पे मैंने एक पूरी स्टोरी लिखी है कि कैसे कोई आदमी एक उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आ जाता है जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है, और उस समय वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड होता है। मेरा कहना है कि वो कोई जात धर्म का आदमी नहीं होता है, वो एक उम्र का एक पड़ाव है, इसमें सबको जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। लेकिन उस पड़ाव पे जब लोग जाते हैं तो उनके साथ जो व्यवहार होता है ना, वो बहुत हमको परेशान करता है। लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका जो सेंटिमेंट होता है, 2-3 पीढ़ी का जो एक द्वंद है आपस में, उन सब चीजों को बहुत बारीकी से ताना बाना बुन के उस स्टोरी को मैंने डाला है। और दूसरी चीज है कि कुछ कविताएं हैं, मेरा अनहद के नाम से एक करीब 200 कविता का एक संग्रह है। अगर 2 कविता मेरे दिल के काफी करीब है। दोनों स्टोरी इतनी डीप है तनु, इतनी डीप ऑब्जर्वेशन है और डीप थॉट्स है। मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया था, मैं स्टोरी के अंदर पहुंच गई। मुझे नहीं पता पढ़ूंगी तो मैं कितना रिलेट करूंगी, मतलब मेरे को लगता है पूरा इमेजिन हो जाएगा मुझे। अभी हो गया है। तो कविता सुना दो। मैं बोध गया गई हुई हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ नहीं, दिस इज प्रॉपर विजुअलाइजेशन। नहीं, उसमें एक छोटी सी घटना है, मैं उसको शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो जो एक ओल्ड पर्सन है जिनका नाम हरि प्रसाद मैंने रखा है, वो बहुत आदर्शवादी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और
उनके साथ वही जो कहानी घर घर की है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, उतना डिटेल तो टाइम नहीं कि मैं बता पाऊं, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि उनका बचपन का मित्र बहुत साल बाद, 20-25 साल बाद वो दोनों मिलते हैं और दोनों की कमोबेश स्थिति सेम है, बट कोई एक दूसरे को सच्चाई नहीं बता रहा है। वो बता रहा है कि नहीं, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे दामाद हमारा बहुत केयर करते हैं, हमारा बहुत उनको समय देते हैं। उस कन्वर्सेशन के माध्यम से मैंने बताया है कि भौतिक चीजों की जरूरत नहीं होती, उस समय समय चाहिए उनको। उस एज में सबसे ज्यादा जरूरत होती है समय, जो हम लोग नहीं दे पाते हैं। वो अपने लाइफ में बहुत कुछ देखे हुए हैं, बहुत कुछ पा चुके हैं, उनको भौतिक चीज की जरूरत नहीं होती है। तो उस कन्वर्सेशन के माध्यम से मैंने ये बताया है उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहते क्या है। और मेरा पर्पस ये नहीं कि नोबेल लिख के नाम कमाना, हमको लगता है कि अगर उसको पढ़ के या सुन के एक व्यक्ति भी अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा समय अपने पेरेंट्स को दे रहा है तो मेरा जो वो है सक्सेस हो जाएगा। होता है क्या ना कि जब आप एक जो नाटक के पात्र बने होते हैं ना, तो उस समय आपको कुछ दिखता नहीं है, वो तो लगता है कि ठीक है हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको दूर से जब देखेंगे तो लगता है नहीं यार, यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो बस उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसको एंड जब हम किए हैं, या उसका प्रस्तावना में हम इस चीज को लिखे हैं कि उस बुक के पब्लिश होने के बाद सारे लोग मेरे नजदीक आ गए और बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपने मेरे स्टोरी को क्यों डाला, आपने मेरे स्टोरी को क्यों डाला। फिर हमारी नींद खुलती है, बोलते नहीं नहीं नहीं, ये किसी की स्टोरी नहीं है, लेकिन कमोबेश ये हर घर में देखने को मिलेगी आपको। बिल्कुल सर, ये आपके सही, हर जगह हो रहा है, घर घर में हो रहा है ये थोड़ा सा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा नेटवर्क इशू है ना, कोई बात नहीं। मुझे लगा मेरा नेटवर्क इशू है। मेरा ओके नहीं, मेरा एज यूजुअल मेरा नेटवर्क इशू होता है ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरा नेटवर्क इशू है। नहीं, अब अभी सबका ठीक है, फिंगर क्रॉस, सब ठीक होगा। मतलब मैं अभी भी स्टोरी में हूँ तनु, मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। दोनों नहीं, चलिए आपको बनारस ले चलते हैं, हम आपको बनारस ले चलते हैं। बनारस जो है ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा वैसे भी अनइनवाइटेडली चले होते हैं हम लोग। मैंने कहा हम अनइनवाइटेडली वैसे भी चले ही होते हैं, हम लोग खुद ही अपने आप को इनवाइटेड कर देते हैं। नहीं, तो बनारस जो है ना, वो बहुत जगह, मैं आपको और भी बता दूं, थोड़ा घुमक्करी नेचर है हमारा, है ना, तो काफी बड़ा एरिया फैमिली के साथ हम उसको कवर किए। और हम तो लकी रहे कि ऑडिट के दौरान भी घूमने का मौका मिला, एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, हमको बहुत घूमने का मौका मिला और हर जगह एंजॉय किए। तो हर जगह लगता है कि आएंगे, बट वो भूल जाते हैं कभी कभी। जैसे आप अज्ञे की एक कविता की एक पंक्ति है, अरे यायावर रहेगा याद, हर बार प्रॉमिस करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन बनारस के साथ ऐसा नहीं होता है। बनारस आप कितने बार भी चले जाओ, बार बार आपको बुलाएगा, अपने तरफ खींचता है ना। तो बनारस के घाट पे ही मेरे अंदर एक फीलिंग आई और फिर उस पे कविता मैंने लिखी है। तो उस कहानी से निकाल के अब आप लोग को बनारस ले चलते हैं। तो बनारस कविता का शीर्षक ये बनारस, है ना। एक बार सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही, एक बार सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही, मैं तुम्हें माया की दुनिया से हकीकत की दुनिया में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें गंगा की लय की तरह बहते बनारस के साथ बहना सिखलाऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ थाम 80 घाट से राजघाट तक जीवन का हर एक रंग दिखलाऊंगा। एक बार सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही, मैं तुम्हें शंकर की जटाओं से उलझे बनारस की शंकरी गलियों में पूरा ब्रह्मांड दिखलाऊंगा। मैं तुम्हें बुद्ध का ज्ञान, तुलसी के दोहे और कबीर का निर्गुण सुनाऊंगा। मैं तुम्हें तबले की ताल, सहनाई की धुन के साथ ठुमरी और कजरी का तान सुनाऊंगा। एक बार सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही, मैं तुम्हें मलइयों की नफासत
जो जाड़ा में होता है ना, ओस की मिठाई, मलइयो, मलइयो की नफासत कचौड़ी के खनक के साथ चटोरी चाट खिलाऊंगा। मैं तुम्हें जीवन दायिनी गंगा को मोक्ष दायिनी गंगा में बदलता दिखलाऊंगा। मैं तुम्हें गंगा की मौज पे क्षितिज से निकलते सूर्य की सुनहरी आभा दिखलाऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही। मैं तुम्हें अजान के साथ मंदिरों की घंटी और अलौकिक मंत्रोच्चार सुनाऊंगा। मैं तुम्हें घाट की सीढ़ियों पे उतरते चढ़ते जीवन के सत्य की अनुभूति करवाऊंगा। मैं तुम्हें बाबा विश्वनाथ संग संकट मोचन के संग काशी के कोतवाल का दर्शन कराऊंगा। मैं तुम्हें बाबा विश्वनाथ संकट मोचन के संग काशी के कोतवाल का दर्शन करवाऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही। मैं तुम्हें परंपरा रिवाज तहजीब के साथ, मैं तुम्हें परंपरा रिवाज तहजीब के साथ बनारस का अक्खरपन दिखलाऊंगा। मैं तुम्हें मणिकर्णिका घाट पे खेले जाने वाले मसाने की होली दिखलाऊंगा। मैं तुम्हें गदोलिये की लस्सी के साथ गंगा के घाट पर कुल्हड़ की चाय पिलवाऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही। मैं तुम्हें बीएचयू में महामना के बगिया का विस्तार दिखलाऊंगा। मैं तुम्हें अरबंगियों का डेरा और घर संग साधु संतों का बसेरा दिखलाऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार तुम बनारस आओ तो सही। मैं तुम्हें माया की दुनिया से हकीकत की दुनिया में ले जाऊंगा। वाह वाह, मुझे लग रहा है मैंने पूरा एक बार बनारस घूम बार लिया। बार आएंगे। सीरियसली। और ये जो आपने बीच बीच में जो फूड डाला हुआ है ना, वो तो सच में ही एक इतना अपने आप में बुला रहा है हमको। हाँ, अब जाना ही पड़ेगा बनारस। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या तो बात। एक बार आप भी अगर बनारस नहीं गई हैं तो बनारस जरूर जाइए और फिर वहां पे नहीं सर, अनुभव मैं कीजिए इन चीजों का। जी जी मैं गई हूँ। तब तो घाट घाट का पानी बहुत पिया है मैंने। कर रही होंगी। बहुत क्या सुंदर बात है। सर, बहुत सुंदर कविता। कितनी डेप्थ आपने उसमें लिख डाली, बहुत प्यारी सच। कविता। क्या बात है एक सर। और कविता और फोटोग्राफी है। आपको फोटोग्राफी जब आप करते हैं तो किस जोन में करते हैं, मतलब क्या क्या कैप्चर करना पसंद करते हैं? वाइल्ड लाइफ, नॉर्मल देखिए, लाइफ, मेरा सिटी? ट्रैवल फोटो, जाहिर सी बात है, जब ट्रैवलिंग से इंटरेस्ट है तो ट्रैवल फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मेरा एक शुरू से एक सोच था ना कि अलग अलग रीजन में लोगों का जो फेस है ना वो थोड़ा अलग हो जाता है। आप पहाड़ पे चले जाइए तो उनका फेस अलग है, राजस्थान में लोगों का थोड़ा अलग है। तो वो जो चेंजेस आता था ना मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था। तो शुरू से और भी चीजों के फोटोग्राफी के साथ उनका जो पोर्ट्रेट है ना, खासकर ट्राइबल्स हैं, तो वो मेरे पास एक कलेक्शन, काफी रिच कलेक्शन हो गया, बहुत लगभग पूरे इंडिया का कलेक्शन हो गया। तो उसका भी इरादा है, एक कॉफी टेबल बुक का इरादा है। तो मेन फोकस मेरा वो होता है। साथ में घूमते जा रहे हैं तो वो ड्यूरिंग ट्रेवल जो क्लिक करते हैं ना, वो रैंडमली बहुत अच्छा कभी कभी रिजल्ट मिल जाता है। और मेन मेरा फोकस होता है वो जो फेसेस का जो है ना, अलग अलग फेसेस, वो मेरा कलेक्शन करने का अभी भी है, वो लगे हुए हैं। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा सर तो उसको फिर इरादा है। हमारे फेसेस के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये कैप्चर करने लायक है? एकदम जरूर 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 जरूर। तो बताया ना कि हर, अगर आप बारीकी से देखेंगे ना तो वो जैसे बोलते हैं ना कि हर कुछ दूर पे बोली बदलता है, तो बोली की बात तो समझ में आती है, पानी और बोली बदलता है। फेस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आता है। उसको अगर आप मैन्युअली वॉच कीजिएगा तो अगर आप, मेरा हॉबी रहा है ये फेसेस को वॉच करना, तो बहुत जगह तो फेस देख के अच्छा आप छत्तीसगढ़ से हो, आप राजस्थान से हो, मैंने पूछता भी था, मेरे को अटपटा लगता था, लेकिन वो अपना तो हमारे हॉबी में रहा है। ये मैं भी करती हूँ, पर मैं कास्ट वाइज करती हूँ। ओके आप बनिया हो, ओके आप पंजाबी लग रहे हो, आप पहाड़ों के लग रहे हो, आप पंजाब से लग रहे हो। बोली से तो पहचानते हैं हम, लेकिन फेस से पहचानना इज रियली डीप। मतलब किसी को आप फेस से पहचान लो कि ये किस एरिया से बिलोंग करता है। वो थोड़ा हॉबी रहा है कि इंटरेस्टिंग, मतलब घूमने के साथ साथ इस पे भी मेरा फोकस रहता है। तो हमको लगा क्यों नहीं इसका हम कलेक्शन करें, और बहुत रिच कलेक्शन है मेरे पास, अच्छा कलेक्शन है।
वक्त मिले तो उसको जरूर हम। जी 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 जी। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडी रोबो की बात करते हैं सर। तो उसमें आपका काफी नाम हुआ, आपने काफी उसमें मतलब कवरेज हुई, मीडिया कवरेज हुई। तो मैडी रोबो के बारे में कुछ बताइए, आपने घर में कैसे बना लिया, मतलब इतनी हाई टेक्नोलॉजी कैसे, मतलब क्या है क्या, बेसिकली हमारे दर्शकों को सब कुछ बताइए, मैडी रोबो क्या है। रिमोट में वो रियली बहुत अच्छी चीज थी, बहुत सुकून मिला। अब वो क्या था ना कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा शौक रहा है, बचपन से शौक रहा है। गांव से आने के बाद उसको एक चैलेंज के रूप में हम लिए, और उसमें एनालॉग और हार्डवेयर में मेरा काफी अनुभव रहा, बहुत ज्यादा अनुभव था। और कबाड़ से जुगाड़ का जो टेक्नोलॉजी है ना, तो उसके चलते मेरे जो घर में कार को बस बहुत मुश्किल से हम पार्क कर पाते हैं गैरेज में, बाकी सारा गैरेज में वो कबाड़ जंग पड़ा रहता है। उसके लिए घर में लड़ाई भी होती है कि आप तो घर को कबाड़ बना के रख दिए। तो वो हम रखते हैं, क्योंकि होता क्या ना कि आपका एक मूड बनता है किसी चीज को बनाने के समय। उस समय अगर कोई स्पेयर नहीं मिल रहा हो तो फिर वो मूड चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हम सब कुछ कलेक्ट करके रखते थे। तो कोविड का जब आया तो मेरी बेटी उस समय स्टडी कर रही थी, तो वो कॉलेज छोड़ के आ गई, और मेरा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। तो कुछ कुछ हम लोग शुरुआत में डिसइंफेक्शन के लिए बहुत कुछ छोटा छोटा चीज बनाए। उसी दौरान लगा कि जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गया, हम लोग उसका कुछ ना कुछ डिवाइस तैयार करते चले गए। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि डॉक्टर इन्फेक्टेड होने लगे, तो हमको लगा कि जो बचाने वाला है अगर वही इन्फेक्टेड हो जाएगा तब तो ये बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और वैसी स्थिति आ भी गई थी, काफी डॉक्टरों की डेथ हुई। तो पहले इनिशियली हुआ कि नहीं, हम लोग उनको फूड पहुंचाना, खाना पहुंचाना, इस पे हम लोग काम किए, और वो एक स्ट्रक्चर बना। बहुत उसमें दिक्कत हुई क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, एक वायर नहीं मिल सकता था, एक स्क्रू नहीं मिल सकता था। तो मेरे पास जो जंग था उस समय वो काम आया। फिर उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते गए, और उसमें मेरी बेटी का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो उसका जो एक्सपीरियंस था, उसका जो पढ़ाई था, वो काफी काम आया कोडिंग के मामले में। और मेरा हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो बनता चला गया। उस रोबोट के बारे में मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, क्योंकि वो उस समय वर्ल्ड का इकलौता रोबोट था। वो रोबोट रिमोटली दूर से ही जाके, मतलब डॉक्टर कहीं अलग बैठा हुआ है, वो वार्ड में जाने के बाद किसी भी पेशेंट का जो वाइटल्स होता है ना, जैसे उसका टेम्परेचर, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका ब्लड शुगर, उसका ब्लड प्रेशर, ईसीजी, उसका हार्ट और लंग का जो दिल का जो धड़कन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं ना, वो भी मैंने वायरलेस बनाया था। वो फिर उसमें एक प्रॉब्लम आता था कि डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं जाते थे, तो पेशेंट को लगता था कि डॉक्टर उनको देखा ही नहीं तो ट्रीटमेंट क्या करेगा, और डॉक्टर की मजबूरी है, उनको खुद जान की का खतरा है। तो वीडियो कम्युनिकेशन होता है उसमें। उसके अलावा क्या था कि वो सर्विलांस का भी काम कर रहा है। कोई हॉल में मतलब वार्ड में कोई जाने को तैयार नहीं, तो वो दूर से ही देख रहा है। और सबसे अच्छी चीज की वो जहां जा रहा है वहां सैनिटाइज भी कर दे रहा है। वेरी थॉटफुल। ये रोबोट धीरे धीरे उसमें फीचर डालते डालते ये रोबोट बन गया। और दुर्भाग्य से उसके उसी दौरान हम भी इसके इन्फेक्टेड हो गए। घर में बहुत बड़ी फैमिली है, सब लोग इन्फेक्टेड हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को एडमिट होना पड़ा। और वो बोलते हैं ना कि जो छुआ छुई करके लौट आए, आईसीयू से 10 दिन रहने के बाद फिर हम वापस आए। उसके बाद इसके पेटेंट पे बात चल रही थी, पेटेंट के लिए हमने फाइल भी कर दी थी, वो सब कुछ कि इसको हम लोग पेटेंट करके इसको मार्केट में लाएंगे। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरा जो ट्रीटमेंट किए थे, जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया था, उनका डेथ हो गया। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जो मेरे को बचा के लाया और वो आज खुद डेथ हो गया। तो जाहिर सी बात, आप सोचिए ना कि 10 दिन हम उसको देख रहे हैं, उस समय मुसीबत के समय वो काम आया। तो हम अपने बेटी से बात किए, यार हम लोग के पास ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत कुछ मार्केट में लाने के लिए है ना, इसको हम लोग सोसाइटी को डेडिकेट करते हैं, और उसको हम लोग ओपन कर दिए, जबकि वो पेटेंट के लिए ओपन करने की जरूरत नहीं थी। और मैंने
पीएमओ से लेके सब जगह उसको, उसका जो नो हाउ है सब उसको ओपन करिए, कोई भी बनाओ और उसको यूज करो। उस कंसेप्ट पे और भी कुछ काम हुआ है, इसको अवार्ड वगैरह भी मिला। अब उसमें क्या हुआ है ना कि कोविड तो अब उस वैसा स्थिति आ नहीं रहा है, अब उसको हम लोग टेलीमेडिसिन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। जैसे अभी बिहार से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो बिहार के रूरल एरिया में आज भी डॉक्टर नहीं जा पाते। उसके चलते क्या है कि सारे रूरल एरिया के पेशेंट को पटना आना होता है, पटना में उनको आने में काफी कठिनाई होती है और डॉक्टर पे भी प्रेशर होता है। फिर यहाँ के पेशेंट चले जाते हैं दिल्ली, तो उस मेडी रोबो के माध्यम से, जैसे मान लो कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहां पे आप इस रोबोट को रख दो, पटना का डॉक्टर बैठे बैठे यहाँ से सारा वाइटल्स देख करके उसमें दवा डिस्पेंस करने का भी ऑप्शन है, दवा भी वो दे सकता है। तो यहाँ से ई प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आप वहाँ आप इलाज कीजिए। पटना में कोई अगर उसको यूज कर रहा है, दिल्ली में बैठे बैठे डॉक्टर त्रेहान से वो अपॉइंटमेंट लेके और उस रोबोट के माध्यम से वो उसका वाइटल्स देख लिया, बाकी लैब में जो टेस्ट कराना है आप करा, उसका रिपोर्ट चला जाएगा। तो बहुत सारा क्यूआर कोड का फैसिलिटी था उसका। सबसे अच्छी चीज थी कि जो भी टेस्ट हो रहा है ना, उसका रियल टाइम डेटा डॉक्टर के पास आ रहा है, रियल टाइम, और इसका डेटा बेस भी बनते जा रहा था। तो ये बहुत मतलब यूजफुल चीज है और इसकी काफी जरूरत है। और शायद इसलिए बेटी को इतना बड़ा अवार्ड मिला। और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि आजादी के 75 वर्ष में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, उसमें अगर इस रोबोट को भी चुना जा रहा है तो ये रियली अच्छा लगता है। और साथ में ये भी हम बोलना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे हमारे हर चीज को, अच्छा पैसा बचाने के लिए खुद से जिम बना लिया या जुगाड़ करके बना लिया, उसको कभी रिकॉग्निशन नहीं देते थे, उन लोगों को भी लगा कि नहीं ये तो आप कुछ इसमें दम है, तो वो एक अलग चेंज आया। तो हमको लगा कि नहीं, इस तरीके से किसी भी कोई इनोवेशन है या इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो उसको ये है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि जुगाड़ से कर रहा है। मेरा कहना है कि आज हम कभी मानव से मानव बने हैं। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर आप बात कीजिए तो वो सब जुगाड़ ही था। आज पहिया, आग, पत्थर का औजार, हड्डी का औजार, ये क्या था? सब तो जुगाड़ ही था। आज कोई भी चीज आप देख रहे हो इनिशियली जुगाड़ ही था, लेकिन हम लोग जुगाड़ को बहुत है दृष्टि से देखते हैं। जबकि हमारे जैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री जो जहाँ R&D का बहुत फंड नहीं है, वहाँ जुगाड़ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सर मुझे तो जुगाड़ बहुत पसंद है, क्योंकि जिसने अगर वेस्ट से कुछ बना दिया है ना, तो वो तो मतलब कलाकार है मेरी नजरों में। क्योंकि एक अच्छे रॉ मटेरियल से और इतने सारी सुविधाओं से तो कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन जो बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से भी कुछ बना सकता है, तो वो तो मतलब हीरो है, रियल हीरो। और आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे रोबोट्स आए थे अभी भी मार्केट में, लेकिन जितनी फैसिलिटी और जो आपके फीचर्स हैं मेडी रोबो के, वो सब कोई नहीं कर पाया है एक रोबोट के अंदर। ठीक है, वो रोबोट जा रहा है, या तो वो सैनिटाइज करके आ रहा है, या वो मेडिसिन ही दे के आ रहा है। ऐसे कोई हाँ, विजुअल ट्रीटमेंट आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इतने सारे जो फीचर्स हैं वो एक रोबोट के अंदर करना, और वो भी उस टाइम पे जब सारी फैसिलिटीज होती है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस टाइम पे आपके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं हो, मतलब फिर तो कमाल ही है। ये तो आपने चमत्कार ही कर दिया है सर। और मतलब सोसाइटी के लिए किया किसी को विश्वास नहीं होता। हाँ जी, ये एक अच्छी, हमको सुकून यही हुआ कि शायद सोसाइटी के लिए कर रहे थे, इसलिए ऊपर वाला भी सहयोग देते चला गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं कि पटना से बिलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ जितने भी कबाड़ वाले लोग हैं ना, वो सब मेरे को जानते हैं। ऑफिस से आते जाते कभी भी एक चक्कर लगा लिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिला, लेके रख लिए। तो एक दो सामान ऐसा था जो मेरे घर पे नहीं था, तो वो लोग फोन पे अवेलेबल थे, और कोविड में, लॉकडाउन में वो लोग सामान लाके मेरे को पहुंचा। तो ऊपर वाला चाह रहा था, इसलिए होता चला गया। और मेरा हाँ, वो ये तो कमाल की बात बताई। मतलब क्योंकि लोग आपके साथ इसीलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, है ना। जब इंटेंशन इंसान की अच्छी हो तो फिर लोग आपस में जुड़ ही जाते हैं।
तो आपने दूसरों के लिए करना चाहा और दूसरे आपके साथ जुड़ गए, है ना। तो इस मेडिरोबो का इन फ्यूचर हमारे मेडिकल साइंसेज में और हॉस्पिटल्स में और पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर। कोई ना कोई आप घर में है इस वक्त, लेकिन आप ये देखेंगे कि इन फ्यूचर कितने लोग आपके घर में बैठे बैठे भी लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो आप तो एक जगह हैं, लेकिन आप एक तरीके से सब जगह हैं, क्योंकि आपकी इन्वेंशन है ना तनु। बिल्कुल यार, मतलब उस टाइम पे ना जितने पेशेंट्स आ रहे थे उससे ज्यादा खतरा जो फ्रंट लाइनर्स थे ना उनके लिए था, और सर ने हाँ उनके हाँ लिए सोचा, उनके लिए काम किया इतने अच्छे तरीके से और इतने थॉटफुल तरीके से कि एक एक चीज उसमें इनकलकेट की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार, चमत्कार है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड टू हैव यू विद अस, कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, कितनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिल रही हैं। एंड आई होप हम मेडिरोबो को प्रैक्टिकली देखें, अच्छे से यूज होते हुए देखें, और जब जब उसको देखेंगे तो तब तब आपको थैंक यू बोलेंगे सर, क्योंकि एक बहुत ही यूजफुल आविष्कार है। अच्छा सर, अब बात करें मीडिया कवरेज की, अगर तो मीडिया कवरेज का आपको कितना फायदा रहा है? मतलब ऑब्वियसली आपको मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा मिला है, इतना हम बता भी नहीं पाए हैं जितना आपको कवरेज कवर किया है मीडिया ने। तो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और आपको इससे कितना कितना आपकी लाइफ को इससे फायदा हुआ है? देखिए, मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और बहुत लोग को लगता है ना कि शायद मीडिया में आने के लिए मैं ये काम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा हॉबी है अगर, लेकिन मीडिया अगर कवर करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम बहुत डायरेक्टली बोलते हैं, मतलब इसको लोग जिस तरीके से ले, हमारा ये मानना है कि हर आदमी को अगर उसको कोई अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसका एक कोई पहचान बन रहा है किसी भी अच्छे काम से, तो उसको अच्छा लगता है। अगर कोई बोलता है कि नहीं, उसको उसकी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, तो हम बोलते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। खासकर आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स में वैसे लोग ज्यादा आते हैं जिनको इसकी भूख होती है। तो हम अपनी बात बता रहे हैं कि जब हॉकी खेलना शुरू किए थे और एक कॉलम में मेरा एक न्यूज आया था गोल करने का, बहुत ये 84 के आसपास की बात है, 83, 84। तो वो एक कॉलम जो था ना, वो उस समय हमको बहुत मतलब इनकरेज किया। हमको लगा कि यार और अच्छा खेलेंगे तो कल और भी आएगा, और वो फिर हमको प्रेरित करते चला गया। तो हम इसको स्वीकारने में जरा भी हमको झिझक नहीं है कि हमको से मोटिवेशन मिलता है। एक तो ठीक है आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर मीडिया से हमको कवरेज मिलता है तो हमको और भी प्रेरित करता है। वो हम पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। और ये भी है कि हम सिर्फ उसके लिए काम नहीं करते, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है ना, जिसके बाद हमको लगा कि नहीं, अगर आदमी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा फिर तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है जो हम शेयर करना चाहेंगे। ये 90 में मेरा उस समय जॉब नहीं हुआ था, अलग अलग जगह इंटरव्यू ट्रायल के लिए जाते थे। तो ग्वालियर गए थे और वहां से कानपुर हम आए, पूरा मेरे साथ किट वगैरह भी था, जाड़े की रात थी। बिना रिजर्वेशन वाले एक ट्रेन में हम चढ़ गए। मेरे साथ एक और लोकल लड़का था जो जिसे स्टेशन पे ही जान पहचान हुई थी। तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग अनरिजर्व मतलब रिजर्व बॉगी में बिना रिजर्वेशन का चले गए थे, तो जीआरपी वाले ने सबको उतार दिया। मेरा जो एक ब्रीफकेस था, वो मेरा एक जो साथी कहिए या जो साथ का लोग एक लड़का था वो लेके चढ़ा था, और वो ब्रीफकेस उतारना भूल गया और ट्रेन खुल गई। और उस ब्रीफकेस में मेरा सारा सर्टिफिकेट नेशनल का या जो भी मैंने हॉकी में अचीव किया था, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट दिखाना होता है, और वो सर्टिफिकेट दोबारा बनता भी नहीं है, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज तो है नहीं। किसी अलग जगह पे फंक्शन हुआ और वहां आपको मिला सर्टिफिकेट, फिर तो वो दोबारा जल्दी बनता भी नहीं है। गया तो गया। उस समय जॉब मिली नहीं थी। अब मेरा तो बहुत बुरा हाल कि क्या होगा। लकीली बॉगी नंबर मेरे को दिख गया था, तो पहले स्टेशन मास्टर के पास गए, बोला कि ठीक है आगे इलाहाबाद में हम मैसेज करते हैं। फिर मैं जीआरपी थाने में गया, जीआरपी वाले को बोला, फिर ड्राइवर लोग का एक रनिंग रूम होता है ना, वहां पे भी एक मैसेज मैंने भिजवाया। वो लड़का गिल्ट फील कर रहा था कि मेरे वजह से
ब्रीफकेस आपका छूट गया, मेरे साथ ही था। हम लोग रात में, वो जो जर्नी है लाइफ में मैं कभी नहीं भूल सकता, सारे लोग ठंड से कांप रहे हैं और मेरे को उस ट्रेन में पसीना चल रहा था। 1:30-2 बजे रात को, दिसंबर के रात में हम इलाहाबाद पहुंचे। स्टेशन मास्टर बोला कि वो एक टीटी से पूछ लो, वो टीटी नींद में था, बोला नहीं कुछ नहीं मिला। जीआरपी थाने गए तो बोला कि मेरे को कोई मैसेज नहीं आया। तब तक वो ट्रेन खुलने वाली थी। वो मेरे साथ का जो लड़का था बोला कि चला जाए अब, तो फिर इसके बाद ट्रेन भी नहीं मिलेगी। और हमको लग रहा था कि उसके बिना हम घर जाएं तो कैसे जाए, फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा। पढ़ाई को हम सेकेंडरी कर दिए थे। कहाँ जाए? हाँ हाँ तो बहुत विषम स्थिति थी। हम गए ड्राइवर लोग का रनिंग रूम में और जल्दी से पूछ के भागना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मिला है क्या। बोला आप बैठिए। बोले नहीं ट्रेन खुलने वाली है। बोले नहीं ट्रेन नहीं खुलेगी, आप बैठो। बड़ी बता भी नहीं रहा और बैठा रहा है। फिर हम बोले नहीं हम जा रहे हैं। तो बोले कि यही है। हम बोले हाँ यही ब्रीफकेस है। और मतलब बता नहीं सकता। और बोला भी पता नहीं क्यों बोला कि हम लोग जब ड्यूटी आवर के बाद हम लोग रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब मैसेज आया तो हमको लगा कि नहीं हम लोग को देखना चाहिए। और वो रात में, ठंड के रात में अपना नींद तोड़ के जाके मेरा ब्रीफकेस अगर ला रहा है तो ऊपर वाले चाहते थे। तो हमको लगा कि अगर वो मेरे को मदद नहीं मिली होती तो आज मेरे को जॉब भी नहीं होता और हम इतना कुछ जो कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे हमको लगा कि नहीं, ये तो एक दूसरे को हेल्प के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। तो वो हमको बहुत प्रेरित करता है। और ये ऐसी बातें सुन के ऐसा लगता है नहीं, अच्छाई अभी भी है, अभी भी अच्छे लोग हैं। हाँ ओ माय गॉड वाओ। और इस तरह की चीजें प्रेरित करती है आपको भी। जी 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 हेलो बोलिए सर बोलिए सर। नहीं आप बोले। सर आपने 2-3 चीजें जो इंसिडेंट बताए बुक्स वाले और ये अपने पर्सनल इंसिडेंट्स बताए हैं, मतलब इतने डीप है। यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो। तो इतने डीप है कि हम खो ही जा रहे हैं उन इंसिडेंट में। और ये कितना ब्यूटीफुल है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट करता है, फिर हर्डल्स आती हैं, लेकिन उसके बाद वो गिर के उठना सीखता है। और फिर वो पूरा, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि वाओ कितना अप एंड डाउन रहे, लेकिन मैंने वो सब कर लिया, है ना। अभी एक सेटिस्फेक्शन होगा। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जो लोग अभी भी। हाँ जी अभी तो शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत हुई है। अभी कुछ भी नहीं मैंने किया है। ये अभी शुरुआत है और अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन ये जो स्टोरीज आपने सुनाई है, ऐसी कितनी सारी स्टोरीज और आपकी लाइफ की रही होंगी। मैं और सुरुचि इस इंटरव्यू से पहले यही बात कर रहे थे कि सर इतने ज्यादा टैलेंटेड है ना, इतना कुछ है उनके बारे में कि एक इंटरव्यू में तो हम सब कवर अप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। नहीं कर सकते हमको राइट सुरुचि, है ना। एक इंटरव्यू में ये सब कवर नहीं हो सकता क्योंकि एक एक टॉपिक भी, एक एक अचीवमेंट भी सर की उठा लो ना तो मन करता है कि नहीं ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, आगे क्या हुआ, क्या चैलेंजेस आए, ये आपने कैसे किया। बैठ के मतलब एक डीप कॉन्वर्सेशन करने का मन करता है इसको लेके। और लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उतना नहीं कर पाते हैं। बट जितना भी आपने बताया ना, एवरीथिंग वाज इंस्पायरिंग। आई होप ऑडियंस को भी इंस्पायर लगी हो। एंड हमें ये इंटरव्यू आज का आपके साथ बहुत, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा सर आज हमारे साथ ये सब कुछ शेयर करके, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। हम इसको समाप्त करने के पहले एक और कविता सुनाना चाहेंगे, अगर आपके पास समय हो तो। वो क्या है ना कि मेरा जो सबसे यादगार पल जो रहा ना, एक तो हॉकी का जो कोचिंग फील्ड था वो बहुत गोल्डन मेरा ये रहा पीरियड रहा। दूसरा क्या था कि गांव में जो बिताया पल है ना, वो बहुत मतलब कभी नहीं भूलने वाला पल है। तो दुर्भाग्य से अब गांव में कोई था नहीं, तो मेरा जो घर था जहाँ मेरा पूरा बचपन गुजरा था वो खंडहर में बदल गया। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और वो बहुत पेनफुल होता है, वो खंडहर के रूप में उस घर को देखना जहां आप बड़े हुए हो। तो उस पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, खंडहर। हम उसको शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल सर जी। यह खंडहर हमेशा ऐसा नहीं था। कल तक इसमें जीवन था, स्पंदन था।
यह घर कहलाता था। इस घर में रहते थे माई बाबूजी और उनका पूरा संसार। इस घर में कई कमरे थे जिन्हें दालान, पूजा घर, चौका, बिचला कमरा, भंडार घर और सिरा घर कहते हैं। ये अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग तरीके से नाम अलग अलग होगा, लेकिन जी जी। हमारे गांव जैसे के स्टोर रूम, भाषा में इसे किचन ऐसे एंड ही ऑल। बोलते हैं। हाँ हाँ। दालान जिसमें सुनता रहता था बाबूजी का उपदेश, चौका से आते रहती माई के सदे हाथों के बने खाने की खुशबू, पिछला कमरा जिसमें कहानियों की शक्ल में आबाद होती राजा रानी और परियों की दुनिया, पूजा घर से आती घंटियों और मंत्रोच्चार की पवित्र ध्वनिया, एक क्या बात। रहस्यमय सिरा घर भी था। सिरा घर बोलते हैं जो कुल देवता का घर होता है ना, जिसमें जी विराजते थे कुल देवता। भंडार घर में थी अनाजों से भरे बोरे, 2 कोठी और पुराने संदूके। इसी चौहद्दी के ठीक बीचों बीच एक आंगन भी था, जिसमें थी एक टूटी खटिया जिस पर लेट करता घंटों चांद तारों से यारी। उसी आंगन में था एक तुलसी चौरा, सदा सुहागन का पौधा, 2 बरमसिया अमरूद के पेड़। आंगन से ही सुबह शाम आती तोता मैना के साथ चिड़ियों की कलरव। तुलसी चौरा में व्याप्ति अगरबत्ती की भीनी खुशबू, साथ सुनाई पड़ती ध्वजा के पताखे की फरफराहट। घर के बाजू में था एक बगीचा, कुट्टी मशीन और बथान। कुट्टी मशीन की आवाज के बीच दिखते बथान के पे गाय बैलों की निहारती आंखें। दरवाजे के बाहर था अस्थि, ओसारा और एक पुरानी बैलगाड़ी। अस्थि पे लगती अपनों की बैठकी, पुराने बैलगाड़ी से जुड़ी थी बहुतों की यादें। कमरे और आंगन के बीच था एक ओसारा, जहां बाएं तरफ थी ढेकी और जाते की जोड़ी। भरी दोपहरे ओसारे से आती ढेकी जाते सूप डगरा की आवाजें, साथ ही अपनों के गीतों की गुनगुनाहट। और उसके दूसरे कोने में था एक धान उसनने का चूल्हा, उस चूल्हे से चटकती लकड़ियों की आवाज के साथ दिखती मटमैली धुएं। अब धुंधल की यादों में रह गया है वह घर, उसकी दीवारें। खोई स्मृतियों का पंख लगा, लौटना चाहता हूं खंडहर से घर की तरफ। तो फिर से जीवित हो जाती है खंडहर, टूटे खंडरों के बीच आकार लेने लगता है एक घर, बनने लगती है उसकी दीवारें, उसके कमरे, होने लगता है वहां रहने वाले के जीवित होने का एहसास। लेकिन आकार लेने और जीवित होने के पहले ही टूट जाते हैं स्मृतियों के पंख, टूट जाते हैं स्मृतियों के पंख। वाह सर, बहुत वाह। मुझे लगता है कि ये हर ये कोई इंसान रिलेट कर लास्ट पाएगा लाइन। इससे, जिसका भी घर उससे छूट गया है, तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। सर, बहुत सारी चीजें आज मैंने सीखी, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी सीखी होंगी। तो बहुत सारा ज्ञान मिला आज, बहुत सारा थॉटफुल सेशन था। तो कुछ चीजें इतनी अच्छी थी और आपकी खुद की पर्सनैलिटी से ही हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जैसे जैसे लाइफ मौका दे, जैसे जैसे आगे बढ़ाए, वैसे वैसे हमें खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करके उसमें एक्सेल कर लेना चाहिए। तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बुक्स ऑल्सो। जैसे बुक्स आएंगी तो हम उसको भी प्रमोट करेंगे, लेंगे भी, पढ़ेंगे भी और बहुत कुछ आगे भी सीखेंगे। ये जाहिर है कि एक सेशन में पूरा सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, टाइम की कमी है। लेकिन आगे हम आपके साथ पक्का जुड़ते रहेंगे और हम जब बिहार आएंगे तो पक्का मिलेंगे। मैं और तनु पटना आएंगे और अगर आप कभी पुणे और रायपुर आए तो हमसे मिलिएगा जरूर, और हम मिलके और भी बातें करेंगे, है ना। तो सफलता बहुत ही शांति से आती है, लेकिन जब आती है तो फिर अपने आप कोई उसकी आवाज से अनछुआ नहीं रहता। तो वैसा ही है आपके साथ भी। आप जुगाड़ करते रहे जिंदगी भर और अपने अपने लिए आप करते रहे, लेकिन रिकॉग्निशन जब मिला तो वो इतना अच्छे लेवल का था कि उसने सारी कमियां ही पूरी कर दी, सबके मुंह बंद कर दिए। और ऐसे रिकॉग्निशन आपको, आपके परिवार को, आपकी बेटियों को मिलते रहे। और आपकी बेटियों से भी मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि जिसके फादर इतने अच्छे हैं, इंस्पिरेशनल हैं और इतने नॉलेजेबल हैं, तो बेटियां तो आगे क्या ही करेंगी। तो वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपने जितने भी 50 से ज्यादा लड़कियों के लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आए हैं, तो उनकी दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। आपको एक अच्छी हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिले, यही हमारी दुआ है। और आगे हम
एक और सेशन करेंगे सर, होपफुली अगर आपके पास समय होगा तो। और व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आप एंड तक हमारे साथ रहे। और ये इंटरव्यू हम लोग सेव करेंगे IGTV पे प्लस यूट्यूब पे। डू शेयर एज मैनी एज यू कैन, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप शेयर करके भी सोशल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप जिसे शेयर करेंगे हो सकता है वो किस बात से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ये आपको भी नहीं पता होगा। तो यही मोटो है कि हम ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके सामने लेके आते रहें और आप आगे शेयर करते रहें। यस सर। बहुत मौका मिला मीडिया के साथ, बहुत लंबे समय से, मतलब एक 25 साल से ज्यादा हो गया मेरे को, लेकिन रियली बहुत इंटरेस्टिंग लगा आप लोग का साथ, क्योंकि ये जर्नी पे कभी इस तरह की बात नहीं होती थी। या तो फिर सिर्फ रोबोट पे बात हो रही है, या सिर्फ कोचिंग पे बात हो रही है, टेक्निकल बात होती थी। पूरी जर्नी पे जो बात हुई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको अच्छा लगा तो दोबारा थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। और आपने हाँ कहा, और आप इतने हम्बल थे, मैंने पूछा और आपने हाँ कह दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम बहुत लोग को अप्रोच करते हैं, तो जो सच में जिन लोगों को लगता है कि हाँ चलिए ठीक है, एक वो कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, वही लोग हाँ करते हैं। तो आप उनमें से एक है सर। और हमारी ये जो कम्युनिटी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं एक रियल हीरो की, यू आर अ ट्रू रियल हीरो। क्योंकि रियल हीरो हम लोग उनको नहीं मानते जो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज हैं और जिनके बारे में सब कुछ पता है। रियल हीरो अब मेरे और तनु के लिए यही है कि जो स्क्रैच से जिसने उठ के अपना पूरा लाइफ पूरी बिल्ड की है, और वो अभी भी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, दे आर द रियल हीरोज फॉर अस। और वो आप हैं सर। और आप बहुत लोगों के लिए आइडल हैं। तो कीप डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। And thank you so much, sir. थैंक यू Good evening. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू Thank you.